नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज छोटी दीपावली है, तो आप सब लोगों को छोटी दीपावली की शुभकामनाएं। आज छोटी दीपावली के इस अवसर पर एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एक ऐसे एक्सपर्ट को आपसे मिलवाएंगे जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानती हैं, उसकी एक्सपर्ट हैं। और आपको सुनकर बहुत से लोगों को ये टर्म सुनकर आश्चर्य होगा कि ये क्या है। फाइनेंस हम जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है। तो इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आज फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की एक्सपर्ट हेमा गुप्ता। हेमा जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्ते जी। सबसे पहले मेरे सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मार्केट जो है, शेयर मार्केट जी, वो मोटे तौर पर 4 चीज़ों से चलता है। बहुत से फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से एक तो होता है कि देश की इकोनॉमी कैसे काम कर रही है, जी, अच्छा कर रही है, खराब कर रही है, जी, बढ़ रही है, घट रही है, उस पर होता है। दूसरा होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जी, कि जो कंपनियां हैं उनमें गवर्नेंस कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है, जी, उनका भविष्य कैसा है, जो प्रोडक्ट बनाती हैं उसको लेकर, जी। फिर लिक्विडिटी की बात आती है, जी, कि सिस्टम में कितनी लिक्विडिटी है, जी। तो इन सब बातों के अलावा फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में ऐसी क्या चीज़ है जो इन फैक्टर्स से अलग है? जी, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में एक सबसे मेन जो डिफरेंस हम देखते हैं वो ये होता है कि और सारी स्टडी के अंदर जब भी कोई इवेंट हो जाता है, हमें इवेंट होने के बाद पता लगता है कि इवेंट हो गया है। सपोज़ बाज़ार नीचे आ गया तो हमें आने के बाद उसका रीज़न पता लगता है कि मार्केट टूटी क्यों। और जब मार्केट चलती है तो हम काफ़ी चल जाने के बाद हम रीज़न निकालते हैं कि मार्केट बुलिश क्यों हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में ये रीजंस हमें पहले ही दिख जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप नेक्स्ट ईयर की भी बात करोगे तो मैं नेक्स्ट ईयर के रीजंस भी आपको अभी बता दूंगी। हम 5 साल बाद के भी निकाल सकते हैं, हम 10 साल बाद के भी निकाल सकते हैं। और इनफैक्ट इतना माइन्यूट हम देख लेते हैं कि अब FIs का पैसा आने वाला है, अब ये इवेंट होने वाला है, अब बाज़ार नीचे जाने वाला है, अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। मतलब छोटे छोटे इवेंट और जो नीतियाँ बदलती है ना गवर्नमेंट की, वो सब भी पता लग जाती है इसमें। नहीं तो उसका तरीका क्या, मतलब ये एस्ट्रोलॉजी से ही सिर्फ पता चलता है या कोई टूल है जो इन दोनों को मिलाकर, फाइनेंस और एस्ट्रोलॉजी को मिलाकर उससे काम करता है? देखिए, ये तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं तो आपको बाज़ार की नॉलेज तो होनी चाहिए, और बाज़ार के साथ साथ पूरे देशों की अर्थव्यवस्था की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि ये जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी है ना, दिस इज़ द एस्ट्रोलॉजी ऑफ नेशंस एंड स्टेट्स। कि आपको जब तक कंट्री के बारे में नहीं पता होगा, जब तक आपको उसके इतिहास के बारे में नहीं पता होगा, तो आप क्या होगा कि पॉलिटिकल वहाँ पे कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, आप उसको एनालिसिस नहीं कर सकते हो कि जो है अभी पावर में उनका क्या रोल है और कैसे क्या उनका हिस्ट्री रहा है। जब तक आपको ज्योग्राफी नहीं पता होगी तो आपको ये नहीं पता रहेगा कि ये जो इवेंट है ये कौन से कंट्री में होने वाला है या किस स्टेट में होने वाला है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले तो आपको पूरे वर्ल्ड की नॉलेज होनी चाहिए, ज्योग्राफिकली भी, पॉलिटिकली भी, हिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए, और वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसका मेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना, ये सब चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा बाज़ार तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाज़ार के बारे में तो आपको सब पता होना ही चाहिए। अब चक्कर क्या है कि हमें ऐसे कॉम्बिनेशंस मिल नहीं पाते हैं कि जिन्हें मार्केट की भी नॉलेज हो और फिर एस्ट्रोलॉजी की भी नॉलेज हो। लेकिन अलग फील्ड के दोनों एक्सपर्ट मिल जाते हैं, और जो सिर्फ एस्ट्रोलॉजर है वो कभी भी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी अच्छी नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या है कि वो मार्केट के टच में नहीं होते हैं और रिसर्च नहीं कर पाते हैं। और जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, और अगर वो थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में काम करें तो फिर बहुत अच्छे आउटपुट इसमें निकल के आते हैं। तो इसके लिए आपने अलग से कोई पढ़ाई की, कोई कोर्स होता है, या किस तरह ये आपके मन में ख्याल कैसे आया? देखिए, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में जाना चाहिए। जी, पहले तो जब मैं बहुत छोटी थी, 10th स्टैंडर्ड में थी, तभी हमें ना मैथ्स में एक स्टॉक मार्केट का क्वेश्चन आया। तो मैं फर्स्ट टाइम था मेरा कि मैं स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ रही थी। तो उसके बाद जब हमारी काउंसलिंग हुई 10th स्टैंडर्ड में, तो टीचर ने पूछा कि सबसे ही कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। तो मुझसे जब पूछा गया तो मैंने कहा मैं स्टॉक ट्रेडर बनना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये जो फील्ड है ना, ये तो मेंस का फील्ड है, तुम क्यों इसे चूज़ करना चाहती हो। तो मैंने कहा अब तो यही करना है, क्योंकि एक जो उनका आंसर था ना, उससे मैं कन्विंस नहीं थी कि जो जेंडर इक्वालिटी है वो तो होनी ही चाहिए। ऐसा क्यों हुआ है कि ये फील्ड मेंस के लिए ही है। तो और मैं ब्लेस्ड रही कि मेरी डेस्टिनी भी मुझे स्टॉक मार्केट में ही ले आई। फिर क्या था कि ऑलवेज बैक ऑफ द माइंड ये चलता था कि सारे फैक्टर्स को हम कंसीडर करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को लॉस क्यों हो जाता है।
तो कहीं ना कहीं ये होता था कि इस लॉस का रीज़न क्या है ये पता लगाया जाए। फिर एक दिन मैंने अपनी मम्मी से एक स्टोरी सुनी कि मम्मी बिलोंग करती है हरियाणा से, तो उन्होंने बताया कि वहाँ भैरवनाथ बाबा हुआ करते थे पहले। तो उनके पास बहुत बिजनेसमैन आते थे दूर दूर से, कोलकाता से और बहुत जगह से आते थे, और वो ये पूछते थे कि इस साल अनाज का भाव क्या रहने वाला है या चावल क्या रहने वाला है। तो वो बताते थे, ऊपर देखते थे और लाइक बताते थे कि अभी स्टोर कर लो, 3 महीने बाद आषाढ़ के महीने में बेच देना तो उसका रेट डबल हो जाएगा या 20% बढ़ जाएगा। पोष के महीने में बेचना इस चीज़ को, लाइक चना स्टोर करते हो और 3 महीने बाद निकालोगे तो बेनिफिट होगा। तो इस तरीके से बताते थे। तो मम्मी ने मुझे कई बार ये बात बताई, तो बैक ऑफ द माइंड ये चलता था कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, ऐसे कौन बता सकता है। तो नहीं, मतलब उनको मौसम की जानकारी थी इसका, उन्हें मौसम की जानकारी थी, कब बदलेगा, किस तरह का होगा। जैसे घाघ के बारे में कहा जाता है, बहुत बड़े मौसम विज्ञानी माने जाते हैं, हाँ, बड़ी कहावतें भी हैं। मौसम की भी जानकारी थी, लेकिन अब जब आप शास्त्रों को पढ़ेंगे तो उसमें भी बिल्कुल लिखा गया है कि इस अनाज को अगर इस मौसम में ज़्यादा बारिश होती है तो इस अनाज को ये स्टोर करने के बाद 3 महीने बाद आपको बेनिफिट होता है, वो ज़्यादा बिकता है। अच्छा। ये रूल सेट है पूरे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे एकदम इंक्लिनेशन हुआ सीखने का, बिकॉज मेरा ये फील्ड भी था। फिर आई थॉट कि सीखना चाहिए। और मैं तो एक बात जानती हूँ कि ये एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी नॉलेज है कि हम इसे चूज़ नहीं करते, ये हमें चूज़ करती है। नहीं तो मैंने देखा है बहुत लोग सीखना चाहते हैं, नहीं सीख पाते कभी। हाँ। और मैं तो इनफैक्ट एक टाइम पे ऐसी थी कि मैं एस्ट्रोलॉजर को तो अपने घर में एंट्री भी नहीं करने देती थी। मुझे तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था और मैं बिलीव भी नहीं करती थी इन सब में, क्योंकि साइंस इकोनॉमिक्स पढ़ी है ऑलवेज, तो फिर ये लगता था कि ये सब क्या है। लेकिन जब मैंने इसे एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया तो ये लगा कि ये तो मतलब साइंस ही है, विज्ञान ही है। और जब मैंने देखा कि आप देखेंगे बड़े बड़े जो मतलब वेस्टर्न वो भी रहे हैं, एक्सपर्ट्स रहे हैं, लाइक JP मॉर्गन हो गए, न्यूटन हो गए, पाइथागोरस हो गए, गान हो गए, वो लोग तो रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ साइंस, और वो लोग तो बहुत फॉलो उन्होंने किया है। और इनफैक्ट आप जब वेस्टर्न ऑथर्स को पढ़ते हो तो एकदम मज़ा आ जाता है उनको पढ़ के, मतलब उन्होंने तो बहुत काम किया है इस फील्ड में। और उनकी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी तो मार्वलस, एकदम करते हैं वो काम, अच्छा काम है उसमें। तो यहाँ भारत में कोई गुरु है जिसको आप गुरु मानती हो, जिससे सीखा हो, जिसने इसमें और आगे बढ़ने की आपको प्रेरणा दी हो? जी बिल्कुल, भारत में गुरु हैं। और अब मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारे गुरु श्री KN राव जी हैं, देश के मशहूर ज्योतिषी हैं जी। अब मैं उनके घर जाती थी। पहले तो पाठ होता था एवरी वेडनेसडे, अच्छा। और इससे पहले लॉकडाउन से पहले तो एक बार ऐसे ही पाठ के बाद हम बैठे हुए थे, तो सर को पता तो है ही कि मैं स्टॉक मार्केट में काम करती हूँ। तो सर ने पाठ ख़त्म होने के बाद जैसे गीता का पाठ पढ़ाया, वो फिनिश होने के बाद अचानक बैठे ऐसे ही बोले, ये 2019 के एंड की बात है। और जब मैंने स्टार्ट कर दी थी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पढ़नी, मुझे अराउंड 4 इयर्स हो गए इसे पढ़ते हुए, और अब तो मैं एकदम सक्सेसफुल प्रेडिक्शन करती हूँ इसमें। तो उन्होंने कहा कि हेमा, ये बात है सितंबर की, कि लाइक अब ना नवंबर से ना कोई भी घर से नारायण कवच किए बिना मत निकलना। सर इंस्ट्रक्शन दे रहे थे सबको कि बहुत बुरा टाइम आने वाला है और कोई भी घर से नहीं निकलेगा विदाउट नारायण कवच। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ स्पेशली कि बजट के बाद ना बाज़ार क्रैश होने वाला है। तो मैं एकदम शॉक्ड थी। तो मैंने कहा, फिर मैंने उस टाइम कुछ नहीं कहा, मेरे मन में आया कि मैं उनसे बात करूं, बट मैं चुप हो गई क्योंकि काफ़ी लोग बैठे हुए थे वहाँ। फिर मैंने 2-3 दिन बाद जब देखा कि सर थोड़े अकेले हैं, कोई है नहीं ज़्यादा, तो मैंने सर से पूछा, मैंने कहा सर आपने परसों कहा था कि बाज़ार क्रैश होगा बजट के बाद, बट सर ऐसा तो लगता नहीं है, आपको पता है कि डेली FIs का कितना पैसा आ रहा है, और यहाँ अपने इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी काफ़ी बुलिश है बाज़ार को लेके, और लाइक जितने भी फॉरेन बैंक्स है वो सब हमें बहुत लेके बुलिश है, और डेली स्टेटमेंट आती है TV पे, आप देखो मार्केट को लेके। कहते कुछ भी कहो, बाज़ार जो है वो डाउन है आफ्टर बजट, और बहुत मेजर क्रैश आने वाला है मार्केट के अंदर। मैंने कहा सर रीज़न? तो उन्होंने मुझे कॉम्बिनेशंस बताए। तो कह रहे जब जब ये कॉम्बिनेशन बनता है बाज़ार में अचानक से क्रैश आता है, और इस डेट के बाद देखना, एंड यू वॉन्ट बिलीव कि जब वो डेट आई 10% का सर्किट था उस डेट पे। सर्किट पे सर्किट लगे, सर्किट पे सर्किट, और 12,200 से निफ्टी सीधा 7,000 आई नीचे।
तो अब मैंने तो खैर उससे पहले ही अपने सारे क्लाइंट्स को इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि मार्केट में करेक्शन है, और जिन्होंने फॉलो किया उन्होंने एग्जिट भी किया, आज तक भी बोलते हैं कि मैम आपकी कोई विश्वास करता नहीं इस बात कहिए कि गिरने वाला है तो जिसका बढ़ रहा है उसको लगता है कि अरे बेकार में हाँ, मतलब कुछ की तो रहती भी थी, अरे मैम क्या हो गया आपको कुछ लोगों की तो टोन इस तरीके से रहती थी, अरे मैम क्या हो गया आपको। और मार्केट तो देखो, मूडीज़ ने तो रेटिंग भी बढ़ा दी है इंडिया की। और मैंने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये सब तो हम भी देखते थे सारे दिन के हो रहा है, और हमें भी नहीं लगता था स्क्रीन पे देख के कि भाई बाज़ार में करेक्शन आ सकता है और हैवी करेक्शन आ सकता है। लेकिन फिर भी जो मानने वाले हैं उन्होंने माना और पोर्टफोलियो से एग्जिट किया अपना। इनफैक्ट कितने क्लाइंट्स को तो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो से हमने एग्जिट कराया, क्योंकि पता ही था कि बाज़ार में करेक्शन आएगा तो 30-40% तो वैसे ही वाइप आउट हो जाना है इसमें से पैसा। तो लाइक बड़ा ही एक अच्छा सा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद फिर मैं और ज़्यादा सीरियस हो गई सब्जेक्ट को लेके। पहले भी थी सीरियस, बट उसके बाद इस इंसिडेंट के बाद मैं और ज़्यादा मैंने काम करना शुरू किया। उसके बाद इसमें मेरी हेल्प की बहुत ज़्यादा कोरोना ने। अच्छा हाँ, कोरोना में मैंने बहुत स्टडी की। इनफैक्ट पता ही नहीं लगता था कब दिन हो रही है कब रात हो रही है, पूरे टाइम। और हमारी मार्केट में देखिए फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की जो मेन ब्यूटी है वो क्या है कि इंस्टेंट रिजल्ट पता लगते हैं। किसी और एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि आपने किसी को प्रेडिक्शन दे दी कि नेक्स्ट ईयर आपके साथ ये होने वाला है, तो आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर का। अब पता नहीं वो होगा या नहीं होगा, और नहीं होगा तो अब पता नहीं वो बताने आएगा नहीं आएगा आपको कि नहीं हुआ, जो आप उस पर काम कर सको। लेकिन यहाँ क्या है कि इंस्टेंट रिजल्ट पता लगता है कि आपने कल का कुछ प्रेडिक्ट किया तो पता लग जाएगा कि कल हुआ या नहीं हुआ। अगर वो नहीं हुआ तो आप कहाँ चूक गए, ठीक है। और ये सारा बेस्ड होता है एस्ट्रोनॉमी के ऊपर। एस्ट्रोनॉमी में जो प्लैनेट्स होते हैं ना वो मूव करते हैं ना, तो हमें उन्हें पकड़ना होता है कि किसका किसके साथ डिस्टेंस कितना है, किसका किसके साथ रिलेशन बनेगा, तो उसकी व्याख्या करना कि उस रिलेशन के बाद क्या होने वाला है। तो वो सब एक बड़ा ही वास्ट सब्जेक्ट है। इट्स नॉट इजी, ये डिफ़िकल्ट है तो बड़ा। सक्सेस रेट कितनी है? मैं तो कहूँगी कई बार तो हमारी 100% आती है सक्सेस रेट, नहीं तो आप मान के चलिए मोर देन 80% तो है ही। 80% हाँ हाँ, और काम करने के ऊपर बात है, क्योंकि ये सब्जेक्ट तो रिसर्च मांगता है, बहुत रिसर्च की ज़रूरत है और डाटाज़ की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग डाटाज़ के आधार पे ही कर पाते हैं काम, मार्केट डाटा और प्लस में एस्ट्रोलॉजी का डाटा। तो वो मैंने तो कम से कम पहली बार सुना है ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजर्स को भी जानते हैं, फाइनेंस के लोगों को भी जानते हैं, लेकिन ये दोनों को मिलाकर कोई एक टूल के रूप में इस्तेमाल करता हो, ये पहले मैंने सुना नहीं थे। तो आपको लगता है हिंदुस्तान में और भी लोग हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं? मुझे लगता है कि कुछ बैंक्स ऐसे हैं बड़े हमारे यहाँ पे जो करते हैं। अच्छा। लेकिन मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि लोग ना डिस्क्लोज कम करते हैं। बिकॉज क्या है कि एस्ट्रोलॉजी को ना हमेशा एक वीक सब्जेक्ट माना गया है कि जो वीकर है वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, जिसे कर्मास पे बिलीव नहीं है या जो लोग फेट पे बिलीव नहीं करते वो एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए बेसिक सोच ये है कि साइंस नहीं है। हाँ, और तो लोग हमको दकियानुसी मानेंगे, पराक्रमपंथी मानेंगे। राइट, राव साहब की किताब है नेहरू डायनेस्टी, उसमें उन्होंने लिखा कि किस तरह से पूरा परिवार जो है एस्ट्रोलॉजर्स को कंसल्ट करके ही चलता था, लेकिन कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करते। तो आप देखिए ना कितनी कंसल्टेंसी फर्म को तो मैं जानती हूँ, एडवोकेट्स हो गए, और ये लोग फॉलो करते हैं और रिजल्ट आते हैं इसके। और फिर दूसरी बात ये है ना कि अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स भी कहाँ रह गए हैं अब। तो अब लोगों को ये भी डर लगता है कि हम जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, पता नहीं क्या है, क्योंकि आजकल तो देखिए ये तो मनी मेकिंग भी बना लिया है लोगों ने, तो फ्रॉड भी तो बहुत है ना इस। हाँ, तो इसलिए लोग डरते भी हैं। लेकिन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी तो एक जेन्युइन सब्जेक्ट है और ये प्रॉपर साइंस है, एस्ट्रोनॉमी बेस्ड है, इसके रिजल्ट्स आते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसके रिजल्ट्स के लिए वेट नहीं करना पड़ता, वो इंस्टेंट दिखते हैं रिजल्ट्स। तो विदेशों में भी इसका इस्तेमाल होता है? कोई बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप देखिए कि मतलब हम तो यहाँ अभी कुछ ही सालों से, मुझे तो कुछ ही साल हुए हैं, तो मैं तो अभी कुछ ही सालों से जानती हूँ। अदरवाइज फॉरेन के जो ऑथर लिख के गए हैं वो तो 100 साल पहले लिख के गए हैं। अब JP मॉर्गन ने कितने सालों पहले लिखा है। तो नेचुरल सी बात है कि वहाँ हैं, और बैंक्स में भी यूज़ होता है। वहाँ के जो बड़े बड़े फंड हाउसेज होते हैं उनके अपने फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, और बैंक्स के फाइनेंशियल एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं अपने, तो वो लोग फॉलो करते हैं। जहाँ बड़ा पोर्टफोलियो होगा तो आपको जैसे सिक्योरिटी मेजर्स के लिए एक पैरामीटर ये भी रखना ही पड़ेगा, ज़रूर से पता रहे। कंसीडर करने में कोई बुराई तो है नहीं इसको। तो ये सब तो निर्गुण बातें हो गई, कुछ सगुण बात भी होनी चाहिए। इस समय पूरा देश इस समय पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दामों के बढ़ते दामों से परेशान है।
तो आपका ये जो फाइनेंस और एस्ट्रोलॉजी का टूल है, क्या बताता है कि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम घटेंगे या नहीं घटेंगे या बढ़ते रहेंगे इसी तरह से? देखिए, अगर हम बात करते हैं क्रूड ऑयल की, तो वैसे तो ये स्टडी बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन यहाँ पे फिर भी मैं एक रूल आपसे शेयर करना चाहूँगी। जब भी कैप्रिकॉर्न के अंदर सैटर्न ट्रैवल करता है तो वो आते के साथ ही, जो कैप्रिकॉर्न जॉडिक होता है ना, वो क्रूड ऑयल का होता है, वो आते के साथ ही एकदम उथल पुथल करता है क्रूड ऑयल के अंदर। तो आप देखोगे जनवरी 2020 में सैटर्न आया था कैप्रिकॉर्न के अंदर। अब देखो उसके बाद क्रूड ऑयल 5,000 पे ट्रेड होता था पर बैरल, 100 लीटर का एक बैरल होता है, वो 1,000 रुपीज़ माइनस चला गया। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ। मतलब कोई चीज़ ऐसी हो सकती है कि आप एक बैरल भी ले जाइए और 1,000 रुपीज़ भी ले जाइए, पैसे भी लेके जाइए, क्रूड ऑयल भी लेके जाइए एक बैरल, ठीक है। और उसके बाद ये रूल होता है कि ग्राफ यूं और यू बनता है, उसके बाद ये बनाता है लाइफ टाइम हाई। दिस इज़ द रूल। एक बड़ा हाई हम इसमें देख सकते हैं, जो हम शुरू से ही अपने इन्वेस्टर्स को एडवाइस करते हुए आ रहे हैं कि अपनी इसमें पोजीशन आप बना के रखिए, और इसमें अभी भी मुझे लगता है कि एक अच्छा उछाल अभी बाकी है। इससे हाँ बिल्कुल जाना चाहिए। इसका दूसरा साइकिल कब शुरू होगा नीचे आने का? नीचे आने का मुझे लगता है कि अप्रैल के बाद से थोड़ा सा डाउन आना चाहिए। अभी तो हर डिप पे बाइंग ही बनता है ये। अच्छा, हाँ जी। तो अभी राहत नहीं मिलने वाली अप्रैल? नहीं, ऐसा नहीं लगता। क्रूड ऑयल से ये कहा जा रहा है, शेयर मार्केट के जो एक्सपर्ट हैं लोग कह रहे हैं कि ये अभी जो बुल रन चल रहा है, जी, तेजी चल रही है जी, ये मल्टी ईयर बुल रन है, कई साल तक चलेगा। अभी तक पहले जो बुल रन आते थे वो साइकिल जनरली 2 साल 3 साल का होता है, उसके बाद फिर जो है नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, लेकिन इस बार का ये मल्टी ईयर होगा जी। तो ऐसी क्या स्थितियां बन रही हैं, कौन से ग्रह बन रहे हैं जिनकी वजह से ये? जी वैसे तो ये सही बात है कि मार्केट तो बुलिश है और नेक्स्ट ईयर भी हम बुलिश ही देख रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से एक वन साइडेड जो मार्केट चला है इस साल, उतना हम नहीं देखते कि एक वन साइडेड नेक्स्ट ईयर चलेगा, लेकिन हाँ ओवरऑल बुलिश ही रहेगा मार्केट। छोटे छोटे करेक्शन आते रहेंगे, जब भी कोई कॉम्बिनेशन बड़े प्लैनेट्स के बनते हैं छोटे प्लैनेट्स के साथ, तो वो एक झटके देते रहते हैं। जैसे अभी भी आप देखेंगे कि 15-16 तारीख के बाद से बाजार डाउन और 1000 पॉइंट करेक्शन आ गया निफ्टी के अंदर। 1000 पॉइंट मैटर करता है, कोई छोटा करेक्शन तो होता नहीं है। 1000 पॉइंट का मतलब आप ये लगा लीजिए 5-6% का करेक्शन आ गया आपका। तो जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं वो तो बड़े ही फेयरफुल हो जाते हैं और पॉकेट अलाउ ज़्यादा करती नहीं है, मार्जिन मनी उनके पास इतना होता नहीं है, तो कहीं ना कहीं उन्हें लॉस बुक करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे झटके तो आपको लगते ही रहेंगे, लेकिन ओवरऑल मार्केट ठीक है। लेकिन हमें ऐसा भी नहीं लगता है कि 19,500 का लेवल मार्केट क्रॉस करेगी नेक्स्ट ईयर भी। अच्छा, हाँ जी, 19,500 से ऊपर का लेवल मुझे नहीं लगता कि बाजार में आएगा, और अगर आ भी जाता है तो वो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होगा, सस्टेन नहीं करेगा मार्केट। तो अगले 1 साल के लिहाज से अगर देखें तो कौन से सेक्टर हैं जो बेहतर परफॉर्म करेंगे शेयर मार्केट? जी, एक तो मुझे लगता है कि मेटल सेक्टर अच्छा करेगा। दूसरा, मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ एग्री सेक्टर के ऊपर। आगे आने वाला जो टाइम है ना, वो मुझे लगता है कि सारे सेक्टर पीछे रह जाने वाले हैं, क्योंकि आप भी देखोगे कि हर 5-10 साल में कुछ नए प्लेयर्स आते हैं मार्केट में, ठीक है। हम ऐसा नहीं सोच के बैठ सकते कि आईटी है तो हमेशा आईटी ही चलने वाला है, या टेक्सटाइल है तो ऑलवेज टेक्सटाइल ही चलेगा, ऐसा नहीं होता है। तो अभी जो आने वाला मेन जो टाइम है ना, वो एग्रीकल्चर का है, ठीक है। और मुझे लगता है कि इसीलिए ये सब हो भी रहा है कि गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेट प्लेयर्स इसमें एंटर करें। बिकॉज क्या है कि आपको ये तो मानना पड़ेगा कि जब भी किसी सेक्टर में बूम आता है वो तभी आता है जब प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट ना वो कॉर्पोरेट लेवल का होता है और वो कर भी पाते हैं अच्छा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो हाँ, और ये ज़रूरी भी है, ये कंट्री की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये चीज़। तो मुझे लगता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये बहुत आगे जाने वाला है और हमें बिल्कुल भी इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। अभी क्या होता है, हम बेस्ड होते हैं ऐसी कंपनीज़ के ऊपर, लाइक HUL हो गई, ITC हो गई, नेस्ले हो गई, ये ऐसी कंपनीज़ है जो प्रोडक्ट बेचती है, लेकिन हम कभी भी फोकस नहीं करते कि कहाँ से प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, प्रोड्यूसर कौन है। तो अभी आप देखोगे कि एग्रीकल्चर में भी मैंने प्रिडिक्शन की थी लास्ट ईयर कि कॉटन लाइफ टाइम हाई क्रॉस करेगा और जस्ट डबल हो जाएगा। जब 15,500 पे कॉटन था, मेरे बहुत क्लाइंट्स हैं कॉटन के इंडिया में, इनफैक्ट बाहर भी है, तो आप देखो कि 15,500 से आज 32,000 पे कॉटन ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और मुझे लगता है कि अभी भी कोई मैं मंदी इसमें देखती नहीं हूँ कॉटन में, ठीक है। ये लाइफ टाइम हाई, और जबकि आप देखो कि 1 साल तो लॉकडाउन था,
लॉकडाउन था तो कोई इतनी कोई डिमांड भी नहीं थी, बट फिर भी मार्केट चला है। और इनफैक्ट सिर्फ कॉटन नहीं, अगर देखें तो सारी एग्री कमोडिटीज़ मोर देन डबल हो गई है। सोयाबीन आप देखो 3,000 3,500 रुपये से 10,000 रुपये का रेट लगा दिया सोयाबीन ने। सरसों देखिए आप, तेल देखिए, मतलब पूरी एग्री कमोडिटी। और ये तो कुछ भी नहीं है, बाज़ार आगे बहुत तेज़ है एग्रीकल्चर का। और जो कंपनीज़ है सीड्स बनाती हैं और इक्विपमेंट्स बनाती है, ये सब बहुत तेज़ होने वाली है। जी, ये एक आपने एग्रीकल्चर की बात की, कम्युनिटी की बात की, खासतौर से एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ की। दुनिया भर में इस समय सबसे बड़ी चिंता क्लाइमेट चेंज को लेकर जी। और जो रेन का पैटर्न है लगातार बदल रहा है जी, अलग अलग इलाकों में। जी। तो ऐसे में एक ये बड़ा डिसरप्टर है जी कि इस इलाके में इस तरह की खेती होती थी ट्रेडिशनली, जी। अब वहाँ या तो पानी ज़्यादा हो गया या ज़्यादा था तो कम हो गया। हाँ, वो डैमेज हो गया है। वो देखते हुए कैसे उम्मीद कर रही हैं आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा तेजी से ग्रो करेगा? देखिए क्या होता है कि ग्रो तभी करता है जब उसमें डैमेज होता है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड। क्योंकि हमारे पास अभी भी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम ये पता लगा सके कि इस साल कितनी क्रॉप आने वाली है, किस एरिया की क्रॉप डैमेज होने वाली है, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी पे लोग इतना भरोसा करते नहीं हैं। जबकि मैं आपको बताऊं कि IMD से ज़्यादा एक्यूरेट प्रिडिक्शन रेन की, आपको वेदर प्रिडिक्शन जो है वो एस्ट्रोलॉजी में मिलेगी। अच्छा। IMD से ज़्यादा। इनफैक्ट वो लोग भी आई डोंट नो फॉलो करते हैं नहीं करते, करते ही होंगे, ठीक है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी से हम तो मानते नहीं हैं। हाँ, लेकिन डिस्क्लोज भी नहीं करते ना। मेन बड़ी बात तो ये है कि अगर जो भी लोग इसको फॉलो करते हैं वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे। पर्सनली भी आप देखो ना, जो फॉलो करता है एस्ट्रोलॉजर को, वो कहाँ बताता है कि मैं एस्ट्रोलॉजर के पास जाता हूँ। कोशिश करता है किसी को पता हाँ, पता भी नहीं लगे। तो वो चीज़ है, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ भी ओपन होंगे लोग, ठीक है। तो वही है कि वेदर में बहुत बड़ा रोल होता है एस्ट्रोलॉजी का। और प्राइजेस इसीलिए ऊपर जा रहे हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज है, वेदर नहीं पता लगता कहाँ का क्या है, कहाँ की क्रॉप डैमेज हो रही है। अब डैमेज होने के जो रीज़न है वो बहुत सारे होते हैं। कई बारी क्या होता है कि फ्लड आ गया, कई बारी क्या होता है कि ड्रॉट हो गया, कि वैसी डैमेज हो गई। कई बारी क्या होता है बर्ड फ्लू हो गया, ठीक है। तो वो सारे रीज़न हमें एस्ट्रोलॉजी में पता लगते हैं कि इस साल क्रॉप शॉर्ट होने वाली है और या डैमेज होने वाली है, या फिर जो है प्राइजेस नीचे आने वाले हैं, अच्छी रेन होने वाली है तो अच्छी क्रॉप होगी, या किस एरिया में होगी। अब कॉटन की बात करें तो MP में, राजस्थान में, ये हरियाणा में, साउथ में, तेलंगाना में, यहाँ सब कॉटन होती है। तो अब ये पता लग जाता है कि इस एरिया की क्रॉप डैमेज होगी तो नेचुरल सी बात है कि कॉटन पे इफेक्ट आएगा, तो कॉटन के प्राइस ऊपर जाएंगे। यहाँ सोयाबीन होता है, यहाँ ये प्रॉब्लम आने वाली है तो सोयाबीन इफेक्ट करेगा और वो सोयाबीन के प्राइस ऊपर जाएंगे। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हर कंट्री वाइज करते हैं। अब जैसे जो प्रॉब्लम हमारे साथ है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, वो US में तो नहीं है। तो इसीलिए आप देखिए कि हमारा सोयाबीन इतना हाई है, US का सस्ता है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं US से। तो ये सब चीज़ें कोरिलेट करके ही हम लोग काम करते हैं और बहुत ही अच्छे आउटपुट निकल के आते हैं इसमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा कर रखी कि 2025 तक भारत की इकॉनमी 5 ट्रिलियन की करने का लक्ष्य है। जी। कोरोना आ गया बीच में, जी, उसने बड़ा डैमेज किया। जी। उसके बाद भी आपको लगता है कि ये लक्ष्य व्यवहारिक लगता है? देखिए बिल्कुल व्यवहारिक लगता है, क्योंकि अभी क्या है ना, एक तो अवेयरनेस बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है लोगों में। जहाँ 5 साल पहले की हम बात करें तो लोगों को कुछ पता ही नहीं था। अभी आप देखिए कि 2 साल के अंदर ही कम से कम 3 करोड़ डीमैट खुले हैं, ठीक है। तो लोग अवेयर हो रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं, लोग पढ़ना चाहते हैं, लोग अपना समय अब बर्बाद नहीं करते हैं, लोग प्रोडक्टिव हो रहे हैं अब, और काम भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। और हम एक मॉडर्निटी की तरफ जा रहे हैं। मॉडर्निटी इस सेंस में नहीं कह रही मैं कि हमने कपड़े पहनने का स्टाइल चेंज कर दिया है अपना, या फिर हमने अपना जो है ट्रैवलिंग के तरीके चेंज कर दिए हैं या प्लेसेस चेंज कर दिए, ऐसा नहीं है। हमने जो है अपने सोचने का तरीका चेंज किया है। जैसे मोदी जी का पहले भी एक वो लेके चलते थे एक टैगलाइन अपनी कि सोच बदलो देश बदलेगा। तो वाकई में ऐसा हो रहा है, लोग सोच बदल रहे हैं, लोग मॉडर्न हो रहे हैं, लोग टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी को फॉलो करके ही आप देखो ना लोग कितना कमा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो काम हो रहे हैं ना बड़े अच्छे हो रहे हैं, और सभी लोग कुछ ना कुछ काम में लगे हैं, करना चाहते हैं, और नई नई टेक्नोलॉजी ऐसी आ रही है कि पॉसिबल है ये। दिवाली का समय है जी। तो शेयर मार्केट में दिवाली के दिन जो है शाम को ट्रेडिंग होती है 1 या 1.5 घंटे की। जी। मुहूर्त ट्रेडिंग। जी, मुहूर्त ट्रेडिंग। तो मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए आप दर्शकों को कोई टिप देना चाहेंगी? अगर
आपको ठीक लगे? जी, मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन मैं एक तो ये कहना चाहूँगी कि इस दिन गोल्ड सिल्वर अच्छा बढ़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। और दूसरा ये कि बाज़ार में बिना फियर के पैसा लगाइए, और थोड़ा सा भी करेक्शन होता है वो बाज़ार में स्पेस देने के लिए करेक्शन आता है, हर करेक्शन पे बाई कीजिए। और टाइम बहुत अच्छा है, नेक्स्ट ईयर भी मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। कुछ स्पेसिफिक सेक्टर लेके हम वैसे तो हम मंथली प्रेडिक्शन इसमें करते हैं कि इस मंथ बाज़ार कैसे रहने वाला है और कौन कौन से सेक्टर चलने वाले हैं। एक मुझे PSU सेक्टर बड़ा अट्रैक्टिव इस टाइम पे लगता है, जिसमें हम काम कर सकते हैं। और बैंकिंग सेक्टर भी अच्छा है। बैंकिंग में मुझे लगता है कि 20-30% का स्पेस अभी और बचा है, वेरी सून जो आने वाला है। तो हम बैंकिंग से बैंकिंग में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और मेटल में तो मैं हूँ ही काफ़ी बुलिश। और आपने देखा है कि वैसे भी मेटल स्टॉक जो हो गए, टाटा स्टील, JSW स्टील, ये सभी बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन मुझे लगता है अभी भी इनमें अच्छी गुंजाइश है और हमें बिना फियर के मार्केट में काम करना चाहिए। जो नए इन्वेस्टर आते हैं, अक्सर होता ये है कि पहली बार इन्वेस्ट किया, घाटा हो गया, जी। उसके बाद फिर वो छोड़ देते हैं जी कि अरे तो सट्टेबाजी है, जी इसमें जाना नहीं चाहिए, इसमें नुकसान ही होता है, जी। कोई फायदा नहीं होता। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, नुकसान ना बहुत तरीके से होते हैं। एक तो क्या है कि हमेशा ये ध्यान रखिए, अगर आपकी जेब में 10 रुपये हैं तो आप व्यापार 8 रुपये का कीजिए। जनरली लोग इस मार्केट में यही गलती करते हैं कि 10 रुपये लेके आते हैं, काम करते हैं वो 40 रुपये का, तो वो नुकसान दे के जाते हैं। और दूसरा ये मार्केट पेशेंस टेस्ट करती है ऑलवेज। तो अगर आपको ये भरोसा है कि आपने जो शेयर्स ले रखे हैं, आपने जो पोर्टफोलियो अपना बिल्डअप किया है वो अच्छे स्टॉक्स है, तो आप एक भरोसे के साथ उसमें रुकिए। होता क्या है, जो नए इन्वेस्टर आते हैं, पहली बात तो ये कि वो सिर्फ खरीदना जानते हैं, वो बेचना नहीं जानते। उनके लिए बाजार क्या है कि बस ले लेके रख लो, खरीदो सिर्फ, ठीक है। तो उनके लिए एक तो ये एडवाइस है कि जब उन्हें प्रॉफिट कहीं मिलता है तो वो एग्जिट करना भी सीखे प्रॉफिट में, और एक माइंड सेट करके इन्वेस्ट करे कि अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर लॉन्ग टर्म रखे उसको, वो पैनिक ना करे, ठीक है। और शॉर्ट टर्म की जो करेक्शन आते हैं छोटे मोटे, उनसे ना डरे, बाजार पे भरोसा रखें। हेमा जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई हैं और इतनी सारी जानकारी दर्शकों को दी। जी। उम्मीद है कि आगे भी आपसे बात होगी और इस बारे में, और आप जो अध्ययन कर रही हैं उसमें कामयाबी मिले जी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फील्ड में आए। अगर लोगों को इससे फ़ायदा होता है तो बड़ी अच्छी बात है। जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी।